नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी, एक ऐसा शो जहां पर हम कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते बाजार के जानकार, बाजार के बड़े चेहरे से आपको मिलाया जाए और बताया जाए कि अब आपकी निवेश की रणनीति आपको कैसे तय करनी चाहिए। आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान है सुरेश सोनी, सीईओ बड़ौदा BNP पारिबास म्यूचुअल फंड। सुरेश सर, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और शुरुआत में करना चाहती हूँ साल 2023 की शुरुआत से, जहाँ पर हमने अब तक RBI पॉलिसी देख ली है, बजट हमारा हो गया है। अब हमारी अर्थव्यवस्था और खासतौर से हमारे बाजार की दशा और दिशा में समझना चाहूँ सुरेश जी, तो किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है आपकी पैनी नज़र और आपकी AMC की नज़र? आखिर बाजार के किन सेक्टर्स पर है, किन थीम्स पे आप दाव लगा रहे हैं? नमस्कार कविता एंड बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर और आपके थ्रू दर्शकों से मिलकर भी। देखिए, बाजार की जहां तक आप बात कर रही हैं, पिछला एक साल बाजार का साइडवेज निकला है, जबकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी का माहौल था, रशिया यूक्रेन का वॉर था, ऑयल प्राइसेस ऊपर थी, इन्फ्लेशन बढ़ा था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी रेट हाइक काफी अग्रेसिव थी। आने वाला साल जो है, वहां पर हमें लगता है कि जो मैक्रो बैकड्रॉप है या ओवरऑल इकोनॉमी की जो बैकग्राउंड है वो काफी अच्छी होने वाली है कंपेयर टू लास्ट ईयर, बिकॉज पिछले साल में हमने बहुत सारी अनसर्टेनिटी के माहौल को झेला है। तो उस हिसाब से बैकग्राउंड बाजार की अच्छी है। हमारे को जो इकोनॉमी के इंडिकेटर दिखते हैं इस वक्त, जो हम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, जैसे क्रेडिट ग्रोथ है या ऑटोमोबाइल सेल्स है या फिर बाद में GST कलेक्शन है, उन सब से इकोनॉमी में मजबूती का माहौल दिख रहा है। तो हमें लगता है कि जैसे अनसर्टेनिटी थोड़ी कम हुई है ग्लोबली और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिया की अच्छी रही है, बजट भी प्रो ग्रोथ रहा है, तो आने वाले वक्त में बाजार का माहौल अच्छा रहना चाहिए मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। चलिए, अब यहाँ पर कुछ जो ऐलान हुए हैं बजट में और RBI पॉलिसी में, उसको मैं चाहती हूँ कि आप कैसे समझते हैं और कैसे इसको समझने के बाद अपनी AMC में रणनीति के बतौर पे इसको शामिल कर रहे हैं, थोड़ा इस पर हम चर्चा करते हैं। RBI पॉलिसी में क्लियरली बहुत लोगों को सर उम्मीद थी कि पॉज ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने एक और बढ़त देखी है, हालांकि रिपोर्ट ये भी कह रही है और जो हमें समझ में भी आ रहा है, पीक आउट हो चुका है रेट हाइक भी। लेकिन देखिए, अभी भी कहीं ना कहीं ग्लोबली जो चिंता है रेट हाइक्स होने की, वो बनी हुई है। महंगाई को लेकर वो चिंताएं जस की तस है। आपको लगता है कि अगर हम बुनियादी तौर पर अपने ग्राउंड पर स्ट्रांगली खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, उसके बावजूद भी अगर विदेशी इकोनॉमी में, विदेशी अर्थव्यवस्था में अगर इस तरह की दिक्कतें बनी हुई हैं, तो RBI मजबूर होगा ही, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन रेट हाइक के पेस को जारी रखेगा, ऐसा आपको लगता है? देखिए, इसको इस तरीके से देखिएगा, आपकी जो पीक इन्फ्लेशन है, हम उस दौर से गुजर चुके हैं ऑलरेडी। और इन्फ्लेशन जो है कि हमारे इंडिया में भी अगर आप देखें तो पीक इन्फ्लेशन हमारा लास्ट ईयर अराउंड थर्ड क्वार्टर के आसपास था। उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खुद के प्रोजेक्शन जो है वो इन्फ्लेशन की 5% के आसपास गिरने के ऊपर है। इसी तरीके से विश्व में भी आप देखेंगे तो वी आर ऑल बिहाइंड द पीक इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन का पीक है वो पिछले साल में अक्टूबर से दिसंबर के आसपास में वो हो चुका है। और वहां से इंक्रीमेंटली जो रेट हाइक है, उनकी मैग्नीट्यूड, उनकी पेस, यानी उनका साइज ऑफ रेट हाइक और कितनी फास्ट वो होती है, वो भी कम हो रही है। तो जैसे आप देखेंगे कि फेड रिजर्व पहले 75 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक करते थे, अभी उनकी रेट हाइक जो लेटेस्ट आई है वो 25 बेसिस पॉइंट आई है। भारत में भी जब हम रेट हाइक साइकिल शुरू हुआ था तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू में 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करी थी, बट लेटेस्ट हाइक जो है वो 25 बेसिस पॉइंट है। और हाँ, पॉलिसी ने ये जरूर रखा है कि उन्होंने एक विंडो ओपन छोड़ी है फर्दर रेट हाइक के लिए, पर हमें लगता है कि हम लोग एकदम लास्ट लेग ऑफ रेट हाइक में हैं और शायद अगर हुआ तो 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक यहाँ से और दिखेगी और वो रेट हाइक का शायद पीक होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि रेट नीचे बहुत जल्दी से नहीं आएगी, ये ऊपर के लेवल पर शायद थोड़े टाइम तक रुके। पर इंक्रीमेंटली बाजार जो है वो हमेशा इंक्रीमेंटल पॉजिटिव और इंक्रीमेंटल निगेटिव को देखता है। तो अगर आपका रेट हाइक का 90% या 95% रेट हाइक हो चुका है और थोड़ा ही रेट हाइक बचा है, तो मेरे ख्याल से निगेटिविटी का माहौल उससे नहीं होता है।
चलिए अब घरेलू फ्रंट पर हम थोड़ा सा अब इसको और डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इस लिहाज से अगर जो मैं एफपीआई आउटफ्लोज की बात करूं तो वो आपके लिए कितनी चिंता की बात है। आप इस प्रोफेशन में है जहां पे लगातार आप विदेशी निवेशकों से भी शायद बातचीत करते होंगे, आपका जब राब्ता होता है उनके साथ तो क्या सेंस आपको मिलती है, क्योंकि ये जो आउटफ्लो के आंकड़े हैं सर हम लगातार हर महीने बढ़ते हुए ही देख रहे हैं। चाइना भी यहाँ पे शुरू हो चुका है तो इमर्जिंग मार्केट्स में एक जो प्रीमियम था हमारे बाजारों को कहीं ना कहीं वहाँ भी वो शिफ्ट होता हुआ अब दिखाई देगा। क्या लगता है आपको जो डीआईएस इनफ्लो है क्या वो इकलौता ऐसा जरिया हो सकता है बाजार में स्थिरता लाने के पीछे, या आपको लगता है कि जो एफपीआई का आउटफ्लो हमें दिखाई दे रहा है वो अगर ऐसे ही लगातार चलता रहा तो हमारे बाजारों में भी हम अस्थिरता देखेंगे ही? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स का जहां तक ख्याल है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के जनरली बायर्स रहे हैं। पिछले 1 साल की अगर आप बात करती है तो पिछले 1 और 1.5 साल के अंदर में रेट हाइक बहुत शार्पली हुई विश्व के बाजारों में, और जब रेट हाइक बहुत शार्पली होती है तो नेचुरली फिक्स्ड इनकम की रेट्स बढ़ने से बॉन्ड्स बिकम मोर अट्रैक्टिव, या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है इक्विटी के मुकाबले, और नॉर्मली उस टाइप की सिचुएशन में इमर्जिंग मार्केट से विड्रॉल होती है, और जो हमने इंडिया में भी देखा है। पर ऐसा नहीं है कि एफआईज हमेशा बेचते ही रहते हैं इंडिया में। इनफैक्ट आप देखेंगे तो पिछले 20 सालों में 18 सालों में वो लोग नेट बायर्स रहे हैं इंडिया में। तो मुझे नहीं लगता है कि एफआई की सेलिंग कोई बहुत बड़ा निगेटिव मुद्दा होना चाहिए भारत के लिए। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरीके से भारत में 2 नए पिलर इन्वेस्ट के इक्विटी में खड़े हो रहे हैं। पहला पिलर है हमारा रिटेल इन्वेस्टर जो कि एसआईपीज के जरिए और इंक्रीज्ड डीमेट अकाउंट वगैरह की वजह से उनका नेट इनफ्लो आ रहा है इक्विटी मार्केट में। और दूसरा पिलर जो है कि हमारे यहाँ पर जो पेंशन फंड्स होते हैं ईपीएफओ और दूसरे जो गवर्नमेंट पेंशन फंड है उनका पैसा अब सिस्टमैटिक तरीके से बाजार में हर महीने आने लगा है इक्विटी में। सो ये दोनों जो नए पिलर खड़े हुए हैं, एक तो जो पेंशन फंड का है और दूसरा एसआईपी इनफ्लो जो म्यूचुअल फंड में आती है, उसकी वजह से ये जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी कभी कभी आती है एफपीआई की वजह से वो निगेट हो जाती है या उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरा ये एक और चीज मैं वापस से बोलना चाहूंगा कि एफपीआई हमेशा से निगेटिव नहीं रहते हैं भारत पर। पिछले 20 सालों में से 18 साल उन्होंने नेट इन्वेस्ट किया है। 1-2 साल बीच में ऐसे गए हैं जहां पे कि उनकी विड्रॉल हुई है, पर मुझे नहीं लगता कि वो इंक्रीमेंटली बड़ा निगेटिव होगा। सुरेश सर, एक चीज़ मुझे आपसे समझनी है। अभी तक बीते साल हमने देखा दिवाली हो या इवन न्यू ईयर भी हो, हमें डिमांड हर पैमाने पर हर एस्पेक्ट में बहुत अच्छे से दिखाई दी है। आप कंजम्पशन डिमांड की देखिए, बात करें आप लोन्स की बात कीजिए, आप रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बुकिंग की बात कीजिए, लेकिन अब जिस तरह से लगातार ब्याज दरें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं अब एक आम आदमी को, और ख़ासतौर से आम आदमी का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम रिटेल निवेशकों की बात कर रहे हैं, हम ऐसे निवेशकों की बात करें जो शायद 100 रुपये 500 रुपये की एसआईपी करते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, उनको अब कहीं ना कहीं ये जो महंगाई है ये चुभने लगेगी, क्योंकि अब हम बढ़त होती हुई देख रहे हैं। 6वीं बार अभी ब्याज दरें बढ़ाई हैं। आने वाला जो रणनीति होगी वो भी काफ़ी हद तक डेटा ड्रिवन होगी। अब जो महंगाई चुभेगी और अगर वो चुभती है, कितना असर आपको लगता है कि निवेश रणनीति पे पड़ेगा? क्योंकि देखिए एसआईपी के भी आंकड़े आए हैं, मंथली जो हमने देखा रिकॉर्ड स्तर पे है, देखिए 13,000 करोड़ के ऊपर ही है, जस की तस बनी हुई है, इनफ्लो अभी हो रहा है। लेकिन अब जब महंगाई चुभने लगेगी तो इस पर असर पड़ेगा, या आपको लगता है कि इतनी चिंता की बात करने की, इतनी चिंता वाली बात नहीं है? जो महंगाई बढ़ रही है लोग जानते हैं और लोगों ने अपने आप को इसके आदी कर दिया है कि निवेश प्रक्रिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, महंगाई का हमेशा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपका खर्चा बढ़ता है तो आपकी सेविंग्स कम हो जाती है और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि महंगाई का जो हाईएस्ट आंकड़ा था भारत का, वो अभी हम उसको पार कर चुके हैं। हाईएस्ट महंगाई जो हमने लास्ट ईयर देखी थी वो 7.3 7.4 के आसपास थी। वहां से अभी के जो इन्फ्लेशन डेटा आप लेटेस्ट देखें तो वो वहां से कम है। तो मुझे महंगाई का इंक्रीमेंटल उतना बड़ा इशू नहीं लग रहा है। हम लोगों ने जो महंगाई को पिछले साल झेला है, जिस तरीके से आप देखते थे हर हफ्ते पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे, अभी वो वाला इशू नहीं है। लेकिन ब्याज की दरें बढ़ने से, जो कि अभी जैसे आप देखेंगे कि बैंक डिपॉजिट भी 7% के आसपास आ गए हैं, उससे जरूर ये एक सिचुएशन आती है कि लास्ट ईयर वी वर इन अ टीना वर्ल्ड, देयर वाज नो अल्टरनेटिव बट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी। Now we are in Tara world, which is
देयर आर रीजनेबल ऑल्टरनेटिव्स, तो उसकी वजह से जो पैसा अभी तक इक्विटी मार्केट में आता था, उसमें से हो सकता है कुछ पैसा फिक्स्ड इनकम अल्टरनेटिव को भी पसंद करने लगे, और उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा-सा इंक्रीमेंटल फ्लो पर थोड़ा-सा उस पे असर पड़े। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स का पैसा बाजार में नहीं आएगा या उसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। सर, एक सवाल जो मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, मुझे पता है कि एज पर गाइडलाइंस आप बात नहीं करेंगे किसी भी एक कंपनी के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा चिंता का माहौल है और ये मैं एक म्यूचुअल फंड निवेशक के नज़रिए से आपसे पूछना चाह रही हूँ। किसी भी एक कंपनी के बारे में कोई भी एएमसीज बात नहीं करती हैं, अलाउड ही नहीं है, लेकिन फिलहाल जो हमने वॉलिटिलिटी देखी है तमाम अदानी ग्रुप की कंपनियों में, और जो रिपोर्ट्स भी निकल कर आई हैं कि दिसंबर तक के जो पब्लिक डोमेन में आंकड़े हैं, हमको पता चल रहा है कि किस एएमसी का कितना एक्सपोजर है। एक म्यूचुअल फंड निवेशक होने के नाते अब ऐसा मौका है, क्योंकि इतना उतार चढ़ाव देखा, इतनी गिरावट देखी, तो अब इन्वेस्टर जाएगा अपने फंड के पोर्टफोलियो को देखेगा, उसमें पाएगा कि किसी अदानी ग्रुप की कंपनी में एक्सपोजर है लिया हुआ है फंड मैनेजर में। मुझे आपसे ये समझना है, क्योंकि अब इस तरह के उतार चढ़ाव और इस तरह से एक कंपनी के बारे में चीज़ें निकलना और उस कंपनी में ज़ोरदार गिरावट आना, जो फंड मैनेजर्स कॉल लेते हैं, काफ़ी सोची समझी कॉल लेते हैं और एक दायरे के आगे तो वो एक्सपोजर ले भी नहीं सकते हैं जो सेट गाइडलाइंस हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क है, आपकी जो जोखिम है, वो टेकन केयर ऑफ है। इन्वेस्टर इंटरेस्ट इस तरह के मामलों में एएमसी और फंड मैनेजर्स कैसे ध्यान रखते हैं, कैसे सुनिश्चित करते हैं कि एक म्यूचुअल फंड निवेशक सुरक्षित है, ये समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो होते हैं वो बड़े डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होते हैं। तो सबसे बड़ा जो आपको फायदा होता है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आने का, देखिए हमारी सबकी तकलीफ क्या होती है कि हम सिंगल स्टॉक्स लेते हैं अगर अपने पोर्टफोलियो में, तो हम सही टाइम पर उसको न निकल पाते हैं और न ही अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर पाते हैं। और सिंगल स्टॉक्स में कभी-कभी बहुत उतार-चढ़ाव आता है, उसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो बहुत वोलेटाइल हो जाता है। म्यूचुअल फंड उसके कंपैरिजन में आपको एक वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस कंपनीज और अक्रॉस सेक्टर पोर्टफोलियो बनाकर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस या मार्केट से रिलेटेड परफॉर्मेंस मिलता है, न कि कोई पर्टिकुलर कंपनी या कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल ग्रुप से। तो इसलिए म्यूचुअल फंड एक अपने आप में बहुत बेटर व्हीकल है वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी और एक ओवरऑल अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करने के हिसाब से भी। सर, आपका तो बाजार में इतना अनुभव है कि इसको मेरे ख्याल से एक पन्ने में समेट पाना काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है, मैं फ़िलहाल की उतार चढ़ाव की बात कहूँ या किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के चलते जो गिरावट देखी गई उसकी बात करूँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे आपके अनुभव में अब तक जो कि आप दर्शकों के साथ साझा कर पाएंगे और उसमें से मुझे एक सीख बता पाएंगे जो आपने अब तक समझा है बाजार में इतने साल गुजारने के बाद। देखिए, मार्केट के अंदर में वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में हमेशा आती रहेगी किसी भी बहाने से। कभी इसकी वजह कोई पर्टिकुलर कंपनी या ग्रुप हो सकता है, कभी इसकी वजह ग्लोबल इवेंट हो सकती है, कभी ब्याज की दरें बढ़ना हो सकता है, कभी वॉर हो सकता है, कभी कुछ और भी हो सकता है। आपके और मेरे बस में इसको फोरकास्ट करना नहीं, और हमें उसके ऊपर शायद ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना चाहिए। हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हम इन्वेस्ट करें और ऐसी एसेट्स में इन्वेस्ट करें जिसमें कि लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट हो, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो, और उसमें डिसिप्लिन तरीके से हम इन्वेस्ट करके रखें। जब तक हम उस चीज का ध्यान रख पाएंगे, तो ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी या जो हेडलाइंस आती रहती है रोज सुबह शाम, उससे हम ज्यादा परेशान नहीं होंगे। देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें तो इक्विटी मार्केट ने इंडिया में जो है रिटर्न लोगों को बिटवीन 15 टू 18% CAGR ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 40 साल दिया है। तो ये जो रिटर्न है ये किसी और एसेट क्लास से कम 2 गुना से ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें और अपने बिहेवियर को मैनेज कर ले कि आप अगर इसको इन्वेस्ट करके रखें और मार्केट वॉलेटिलिटी से ज्यादा परेशान नहीं हो और लंबे समय तक इन्वेस्ट करें, तो आपका बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन होगा। तो आपको बेसिकली इन्वेस्ट करना है, लंबी अवधि के हिसाब से करना है, और जो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जो हम बोलते हैं उसे अपने लिए काम करने देना है, न कि आपको शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी पर बहुत ओवर रिएक्ट करना है। थोड़े टाइम पहले आप देखेंगे तो एक स्टडी भी आई थी सेबी की तरफ से, जिसमें कि पिछले कुछ सालों का जो ट्रेडिंग का डेटा है उन्होंने पब्लिश किया, और उसकी सिंपल टेक अवे ये थी कि 90% के आसपास केसेस में, 85 टू 90% केसेस के अंदर में ट्रेडिंग में इन्वेस्टर्स पैसा लूज करते हैं।
अब जिस एसेट क्लास में 15 से 18% सालाना रिटर्न बना है पिछले 40 सालों में, अगर उसमें भी इन्वेस्टर्स पैसा लूज करते हैं ट्रेड करके, तो सही रणनीति यही होगी कि आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आए, न कि ट्रेडिंग के हिसाब से आए, और ऐसे व्हीकल चूज करें जो वेल परफॉर्मिंग डाइवर्सिफाइड व्हीकल है। तो बशर्ते आपका पैसा इसमें काफी अच्छे तरीके से बढ़ेगा और किसी और एसेट क्लास के कंपैरिजन में इसमें कम से कम दुगनी तेजी से बढ़ता है पैसा। तो मौजूदा सूरत में अगर मुझे आपसे ये समझना हो कि किसी को अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना हो, रीशफल करना हो, डाइवर्सिफाई करना हो, तो एक मॉडल पोर्टफोलियो क्या हो सकता है? मैं जानती हूँ काफ़ी कुछ निर्भर करता है, आपके लक्ष्य क्या है, आप कितना निवेश कर पाते हैं, आपको कितनी समझ है तमाम एसेट क्लासेस की, लेकिन आपके नज़रिए में मौजूदा स्थिति को देखते हुए एक मॉडल पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? तमाम एसेट्स में किस तरह से आप डाइवर्सिफाइड होने चाहिए सर? देखिए, आप ऐसा करिए, सबसे पहले तो आपको ये डिटरमाइन कर लीजिए कि कौन सा पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है इक्विटी में। तो जिस पैसे की आपको ज़रूरत है अगले 6 महीने, 12 महीने में अपने किसी ज़रूरतों के हिसाब से, आपकी फाइनेंशियल नीड्स के लिए, कोई इमरजेंसी नीड्स के लिए, उसको साइड में रखिए और उसको आप इक्विटी मार्केट में लेकर मत आइए। तो पहले तो आप एलिमिनेट करिए और उसके बाद में जो आपका पैसा बचा है, उस पर अगर आपका टाइम होराइज़न अगले 10 साल या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म आपका टाइम होराइजन है, तो आप डेफिनेटली इक्विटी फंड्स कंसीडर करिए। अगर आप 5-6 साल से आगे का टाइम होराइजन है, आप बैलेंस फंड देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन 1 से 3 साल तक है, तो आप शायद फिक्स्ड इनकम फंड देखिए या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड वगैरह देखिएगा। तो टाइम होराइजन के हिसाब से एक आपको देखना होता है, और दूसरा कि आपको कितना पैसा ऐसा चाहिए जो कि आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है या शॉर्ट टर्म लग सकता है, वो पैसा आप लेकर इक्विटी मार्केट में मत आइए, उसको आप थोड़ा सा साइड में रख लीजिए, उसको मतलब आप बैंक डिपॉजिट में रखिए, मनी मार्केट फंड्स वगैरह में रखिए, ताकि वो पैसा बिल्कुल नॉन वॉलेटाइल तरीके से आपको इमरजेंसी नीड्स में हो। बाकी ज्यादा करके इन निवेशकों के लिए हमने देखा है कि बैलेंस एडवांटेज का फंड्स जो होते हैं, वो एक कैटेगरी बड़ा अच्छा काम करती है, जहाँ की पे हम लोग इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में पैसा निवेश करते हैं मार्केट की कंडीशन के हिसाब से, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ा कम वोलेटाइल ऑप्शन होता है इक्विटी के कंपैरिजन में, पर रिटर्न के हिसाब से काफी अच्छा रिटर्न इसका लॉन्ग टर्म पीरियड में बैठता है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, ये कुछ कैटेगरीज है जिसमें आप कर सकते हैं। अब कितना प्रतिशत पैसा डालें, ये जैसा आपने कहा कि हर एक की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, बट डिपेंडिंग अपॉन इफ यू आर इन अर्ली स्टेज ऑफ करियर, लेट्स से आपका अभी करियर शुरू हुआ है और आपके पास में अगले 25-30 साल पैसा एक्यूमुलेट करने को है, तो आप डेफिनेटली अपना मतलब 70-80% तक भी आप इक्विटी और बैलेंस फंड्स में पैसा डाल सकते हैं। और अगर आपका करियर की लेट है और आपके रिटायरमेंट पास में है, तो आप अपना वोलेटाइल एसेट क्लासेस है उसका प्रोपोर्शन कम करके हो सकता है 30-35-40% करीब तक लेके आए। सर, मुझे बहुत इच्छा हो रही है कि मैं जानूं कि आपने अपने लिए निवेश रणनीति खुद के पोर्टफोलियो के लिए क्या अपना रखी है, और ऐसे कौन से आपके भी आर्थिक लक्ष्य होंगे जो आपने पूरे किए होंगे, लेकिन इस बढ़िया सवाल को ना मैं चर्चा के अंत में रखना चाहती हूँ। दूसरा, मुझे ये कहना है कि आप जैसा शख्स जब शो पर आता है ना, तो निवेशकों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आप जो कहते हैं, आप जो समझाते हैं, उन बातों में बहुत वजन होता है, उसमें बहुत बरसों का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। तो उस अनुभव के चलते मुझे आपसे ये समझना है, क्योंकि जब पैसा कमाने की बात आती है ना सर, तो निवेशक जो है निवेश को समझते हैं, अच्छा 2 साल निवेश कर लिया, 5 साल निवेश कर लिया, लोगों को झटपट पैसा कमाना होता है। इस चक्कर में वो आपको भी सुनते हैं, हमको भी सुनते हैं, सोशल मीडिया पे जो तमाम लोग ज्ञान देते रहते हैं, और उनमें से कुछ जो झोला छाप होते हैं उनको भी सुनते रहते हैं। कैसे हम ये समझें कि पैसा कमाना आप शॉर्टकट तरीके से कमाएं, लॉन्ग कट तरीके से कमाएं, जैसे भी कमाएं, लेकिन सही जरिए से कमाएं, सही तरीके से कमाएं, ये सीख आप हमारे दर्शकों को और निवेशकों को कैसे देंगे? देखिए, बट निवेश के लिए जब आप देखते हैं, तो एक वक्त होता था आज के 40-50 साल पहले जहाँ पे इंफॉर्मेशन वाज द की। मतलब बहुत कम लोगों के पास में इंफॉर्मेशन एक्सेस थी। अभी इंफॉर्मेशन इज यूनिवर्सली अवेलेबल, नॉलेज इज आल्सो अवेलेबल, बट विजडम कैन नॉट कम ओवरनाइट, डिसिप्लिन डज नॉट कम ओवरनाइट। तो इसलिए इंफॉर्मेशन जहां तक है वो मेरे ख्याल से सबके पास है, लेकिन आपको अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है मार्केट में, एक तो वो सीखना है, विच इज अ विजडम एंड डिसिप्लिन पार्ट। और दूसरा,
मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, खाली वही अपॉर्चुनिटी लीजिए जिसे आप ठीक से समझ पाते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि हर एक ट्रेंड को या हर एक न्यूज़ हेडलाइन पर आप रिएक्ट करें। खाली उस पर करें, जो आप समझते हैं, जो आपकी कोर कॉम्पिटेंस के आस-पास है और खाली उसमें निवेश करें क्योंकि बाज़ार में चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा आपके पास पैसे कम पड़ जाएँगे, चॉइसेस कम नहीं पड़ेगी बाज़ार में। तो उन्हीं पर एक्ट करिए, जिन पर आपको नॉलेज अच्छा है, जिस पर आप अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो अब जो सेक्टर आपको समझ में आता है, अगर आप खुद निवेश करते हैं, जो सेक्टर आपकी कोर कॉम्पिटेंस के पास है, जिसको आप ठीक से समझ सकते हैं, ठीक से ट्रैक कर सकते हैं, खाली उसी में ध्यान दीजिए। और बहुत सारा मतलब ये नहीं कि हर इन्फॉर्मेशन पर रिएक्ट करना है। बहुत बार ये ऐसी जगह है जहाँ पर कि समटाइम्स इनएक्शन पेज एज़ कंपेयर्ड टू एक्शन। एवरीवेयर एल्स योर रिजल्ट्स आर रिलेटेड टू द एक्टिविटी यू डू। मतलब जितना आप काम करेंगे उतना अधिक फल मिलेगा। कहीं बहुत बार बहुत सारे फील्ड्स में ऐसा होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। जितना ज़्यादा आप ट्रेडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका मुनाफा बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सर, एएमसी के लेवल पर मुझे ज़रा आपसे समझना है कि किस तरह के निवेशकों का रुझान आपने बढ़ता हुआ देखा है। किन शहरों को हम ज़्यादा पार्टिसिपेट करता हुआ देख रहे हैं। आप बहुत सारा डेटा इकट्ठा करते होंगे, आपकी भी रिसर्च की टीम होगी। किस तरह से एसआईपी के ज़रिए निवेश बढ़ रहा है या लमसम के ज़रिए निवेश बढ़ रहा है, किस तरह में आप निवेश के ट्रेंड में तब्दीली देख रहे हैं और बेहतरी की ओर ये तब्दीली है, कुछ अगर आप साझा कर पाएँ। सबसे बढ़िया एक ट्रेंड हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, जो कि एसआईपी की ग्रोथ हुई है। अगर आप देखेंगे तो एसआईपी जो होता है मंथली कंट्रीब्यूशन, उसका अभी भारत में करीब-करीब 13,500 करोड़ के आसपास है। तो हमारा 140 करोड़ का देश है, इसका मतलब पर कैपिटा हर इंसान करीब-करीब ₹100 महीने के एसआईपी में डाल रहा है। तो ये एक बड़ा स्टेडी इंक्रीज हुआ है, ये बड़ा अच्छा पेनिट्रेशन हुआ है और इसके ज़रिए आज की तारीख में जितना इक्विटी फंड्स में हमारे पैसा आता है, उसमें से करीब-करीब 50% पैसा एसआईपीज़ के ज़रिए आता है, जो हमारे ख्याल से बड़ा एक अच्छा डेवलपमेंट है। वो इन्वेस्टर की मैच्योरिटी दिखाता है और वो पैसा लंबे समय तक भी रुकता है हमारे पास। और ये पैसा ये सब इन्वेस्टर्स इवेंचुअली पैसा कमा कर जाएँगे। उसके अलावा लंप सम इन्वेस्टमेंट आता है, लेकिन लंप सम इन्वेस्टमेंट में हमने एक देखा है कि हम सब एक अजीब पैटर्न देखते हैं कि जब बाजार सस्ता होता है तो वो फ्लो कम आता है और जब बाजार तेजी में होता है तो लोगों को लगता है कि भाई मेरा ये छूट गया पिछले 1 साल का रिटर्न, तो मैं अभी पैसा डाल दूं तो अगले महीने पैसा बच जाएगा। तो वो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति होती है जहां पर कि चढ़ते हुए बाजार में सब इन्वेस्ट करते हैं लमसम में, लेकिन बाजार जब अट्रैक्टिव लेवल पर हो, रुका हुआ हो या नेगेटिव हो, तब उसका फ्लो कम आता है। पर इन जनरल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफी अच्छा ग्रो करी है। अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 20 साल में ये इंडस्ट्री 40 गुना बढ़ी है, जो कि अपने आप में मतलब किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा ग्रोथ है इस इंडस्ट्री की। तो इन्वेस्टर्स का रुझान एसआईपीज के थ्रू जनरली हमने बढ़ते हुए देखा है और सस्टेन्ड फ्लो देखा है हमने इक्विटी फंड्स के अंदर। चलिए सर, अब चर्चा को थोड़ा सा और आपके निजी ज़िंदगी की ओर मैं ले जाना चाहती हूँ, जहाँ पर मुझे समझना है पैसों के साथ आपका रिश्ता कैसा है सर। पहला निवेश आपका कौन सा था, पैसों की अहमियत आपने कब सीखी, कब समझी, कुछ बता पाएंगे इस बारे में। देखिए, पैसे के साथ ऐसा है कि इसकी कमी बहुत खलती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद में इसका महत्व कम होते जाता है। क्योंकि अगर मतलब किसी इंसान को जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसमें 1 ज़ीरो ज़्यादा लगा या कम लगा। हम उसके कहीं बीच की स्थिति में है इस वक़्त। तो हमारा ऐसा मानना है कि इन्वेस्टमेंट जो है, वह एक बड़ा अच्छा कंपाउंडिंग का ज़रिया है और एक मेंटल सिक्योरिटी का ज़रिया है। तो ये चीज़ मैंने मैं कहूँगा कि करियर की शुरुआत में शायद नहीं सीखी थी, क्योंकि उस वक़्त जब मैंने काम करना शुरू किया था अर्ली 90s के अंदर में, तब इक्विटी मार्केट पॉपुलर हुआ था, लेकिन उसका नाम बड़ा जल्दी खराब हो गया था 92 के स्कैम के बाद में। तो उस वक़्त जो है लोगों को मतलब ऐसा लगता था कि शेयर बाज़ार जो है वो सट्टा बाज़ार है एक तरीके से। पर उसके बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरीके से रेगुलेटर्स ने डेवलपमेंट किए और जिस तरीके से इंडस्ट्रीज़ ग्रो करी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करी, वो बड़ा डिसिप्लिन और एक आप देखिएगा कि एक वेल कंट्रोल्ड तरीके से एक मार्केट पार्टिसिपेशन का जरिया बना है।
शुरुआत में मेरा मेरा जो इन्वेस्टमेंट होता था, थोड़ा-सा सेफ इन्वेस्टमेंट या पीपीएफ वगैरह मैंने किए, बट कहीं पे लेट 90s में मैंने एसआईपीज़ वगैरह चालू करी थी, बिकॉज़ बाय दैट टाइम थोड़ा मार्केट अपने आप में डेवलप हो चुका था और हमारी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई थी, और वो काफ़ी अच्छा काम किया है मेरे लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और मेरे लिए पैसा जो है वो एक पीस ऑफ माइंड की चीज़ है, कि इट जस्ट गिव्स यू कंफर्ट, इट गिव्स यू सिक्योरिटी, एंड इट बेसिकली अलाउज यू टू फॉलो व्हाट यू वांट टू फॉलो इन लाइफ। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू हैव सम फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दूसरी चीज़ ये है कि एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा है कि हर एक को अपने टेम्परामेंट के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको इमरजेंसी के अंदर में अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़े और इक्विटी मार्केट गिरा हुआ है, तो आप तकलीफ में नहीं आए। तो मैं हमेशा अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस रखता हूँ, अराउंड 60 से 65% मेरा पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में रहता है, पर साथ ही साथ 35% 40% के आसपास में फिक्स्ड इनकम रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में रखता हूँ। सर आखिरी सवाल, कोई ख्वाहिशें रही हैं आपकी, या जो ख्वाहिशें हैं आपकी जो आपकी सही फाइनेंशियल प्लानिंग के ज़रिए आपने पूरी करने की कोशिश की और पूरी भी हुई है, और अब आगे आपने नई ख्वाहिशें बना ली हैं, नए सपने बना लिए हैं? देखिए, जिस दिन ज़िंदगी में ख्वाहिश कम हो जाती है, उस दिन जीने का पर्पस खत्म हो जाता है। तो ख्वाहिशें हमेशा रहनी चाहिए लाइफ में, बिल्कुल। और हमेशा आई थिंक अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी उस उन ख्वाहिशों को पूरा करने का मौका दे, तो बड़ा अच्छा रहता है। तो मैंने खुद के करियर के अंदर में घर लेना जो था, वो एक मेरा जो मैंने लिया था, उसमें काफ़ी हद तक मेरे इन्वेस्टमेंट की तरफ से मदद मिली थी, और उसी की वजह से मैं अपना होम लोन भी जल्दी नहीं पे कर पाया, और काफ़ी कंफर्टेबल रहा एक तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, आर्थिक आज़ादी ये एक सबसे बड़ी ख्वाहिश और सबसे बड़ी और पहली कोशिश होनी चाहिए हर शख्स की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और इस बेहद खास चर्चा में शिरकत की और इतने बढ़िया निवेश की बारीकियां समझाई और गुर दी हमारे दर्शकों को। धन्यवाद आपका। धन्यवाद कविता जी।